1941 काबुल। सुभाष चंद्र बोस अब पूरी तरह बदल चुके थे। दाढ़ी हट चुकी थी, चेहरा बदल चुका था और अब वो एक भारतीय क्रांतिकारी नहीं बल्कि एक यूरोपियन यात्री लग रहे थे। नई पहचान, नया नाम, ऑरलैंडो मर्ताजा। काबुल छोड़ने के बाद बोस का सफर और भी रहस्यमय हो चुका था। अब वो सोवियत इलाकों से होकर यूरोप की तरफ बढ़ रहे थे। हर स्टेशन पर सैनिक थे, हर शहर में जासूस। एक छोटी सी गलती और उनकी पूरी पहचान सामने आ सकती थी। आखिरकार बोस पहुंच चुके थे बर्लिन। पूरा यूरोप युद्ध की आग में जल रहा था, हर तरफ सैनिक और युद्ध की तैयारियां। लेकिन सुभाष यहीं से वो ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती देने वाले थे। पूरा यूरोप दूसरे विश्व युद्ध की आग में जल रहा था। सड़कों पर तबाही थी, आसमान में लड़ाकू विमान और हर शहर में युद्ध का डर। बोस अब समझ चुके थे कि ये युद्ध सिर्फ यूरोप का नहीं बल्कि पूरी दुनिया की ताकत बदलने वाला था और इसी युद्ध को वो भारत की आजादी के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे। जर्मनी पहुंचने के बाद बोस ने सीधे बड़े अधिकारियों से संपर्क शुरू कर दिया। जर्मनी के विदेश मंत्री जोआकिम वॉन रिब्बेंट्रोप से मुलाकात की और भारत की आजादी के लिए समर्थन मांगा। इसके अलावा उन्होंने जर्मनी के सबसे शक्तिशाली लोगों में से एक हेनरिक हिमलर से भी संपर्क बनाए। बर्लिन में लगातार काम करते हुए बोस की मुलाकात हुई एमिली शेंकल से। ऑस्ट्रिया की रहने वाली एमिली सुभाष की लेटर्स, डॉक्यूमेंट्स और कम्युनिकेशन में मदद करती थीं। धीरे धीरे युद्ध और राजनीति के इस तनाव भरे माहौल में दोनों के बीच एक गहरा रिश्ता बनने लगा। 29 मई 1942 आखिरकार वो दिन आ चुका था जब सुभाष चंद्र बोस की मुलाकात हुई एडोल्फ हिटलर से। दुनिया का सबसे शक्तिशाली तानाशाह और भारत का सबसे बड़ा क्रांतिकारी अब आमने सामने थे। सुभाष चाहते थे कि जर्मनी भारत की आजादी के लिए खुलकर समर्थन दे, लेकिन हिटलर की प्राथमिकता थी यूरोप का युद्ध। जर्मनी में रहते हुए बोस ने शुरू किया आजाद हिंद रेडियो। यहाँ से वो दुनिया भर के भारतीयों को संदेश भेजते थे। उनकी आवाज अब सीमाओं को पार कर रही थी। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान हजारों भारतीय सैनिक ब्रिटिश सेना की तरफ से लड़ते हुए जर्मनी के हाथों बंदी बना लिए गए थे। ये सैनिक अब युद्ध बंदी शिविरों में कैद थे। उनके लिए ये युद्ध न जर्मनी का था न ब्रिटेन का, लेकिन जल्द ही उनकी जिंदगी बदलने वाली थी। सुभाष चंद्र बोस इन भारतीय सैनिकों से मिले और उनसे कहा, अंग्रेजों के लिए नहीं, भारत के लिए लड़ो। नेताजी के शब्दों में ऐसा जोश था कि धीरे धीरे भारतीय सैनिक उनके साथ जुड़ने लगे। अब ये सिर्फ युद्ध बंदी नहीं रहे थे, ये बनने वाले थे इंडियन लेजियन के सैनिक। धीरे धीरे हजारों भारतीय सैनिक नेताजी के साथ जुड़ गए। यहीं से शुरू हुआ इंडियन लीजन। अब भारतीय सैनिक अंग्रेजों के लिए नहीं, भारत की आजादी के लिए प्रशिक्षण ले रहे थे और पहली बार दुनिया नेताजी को एक सैन्य नेता के रूप में देखने लगी थी। 1942 युद्ध और अनिश्चितता के बीच नेताजी की जिंदगी में एक नई खुशी आई। एमिली शेंकल ने एक बेटी को जन्म दिया, अनीटा बोस फाफ। समय के साथ नेताजी को एक सच्चाई समझ आने लगी थी। जर्मनी का पूरा ध्यान यूरोप के युद्ध पर था। भारत की आजादी उनकी प्राथमिकता नहीं थी। लेकिन इसी दौरान एशिया में जापान तेजी से आगे बढ़ रहा था और नेताजी समझ चुके थे कि अगर भारत को आजाद कराना है तो उन्हें यूरोप छोड़कर पूर्वी एशिया जाना होगा। अब नेताजी समझ चुके थे कि भारत की आजादी की लड़ाई पूर्वी एशिया से लड़ी जाएगी, लेकिन जर्मनी से जापान पहुंचना लगभग नामुमकिन था। पूरा समुद्र युद्ध से भरा हुआ था। नेताजी ने फैसला कर लिया, वो इतिहास के सबसे खतरनाक सफर पर निकलने वाले थे। कुछ ही देर बाद वो विशाल जर्मन पनडुब्बी समुद्र की गहराइयों में उतर चुकी थी। ऊपर पूरी दुनिया युद्ध में जल रही थी और नीचे समुद्र के अंधेरे में सफर कर रहे थे नेताजी। ब्रिटिश नौसेना, दुश्मन जहाज और हर पल मौत का खतरा। लेकिन नेताजी के लिए अब सिर्फ एक लक्ष्य था, भारत की आजादी। 1943 हिंद महासागर के बीचों बीच इतिहास का सबसे खतरनाक गुप्त मिशन चल रहा था। एक तरफ थी जर्मन पनडुब्बी U-180 और दूसरी तरफ जापानी पनडुब्बी I-29। समुद्र के बीच दुश्मन देशों से घिरे हुए नेताजी को एक पनडुब्बी से दूसरी पनडुब्बी में भेजा जाना था। अब नेताजी जापानी पनडुब्बी I-29 में सवार थे। जर्मन पनडुब्बी से अलग यहाँ का माहौल बिल्कुल अलग था। जापानी अधिकारी नेताजी को सिर्फ एक यात्री नहीं बल्कि भारत की आजादी की उम्मीद मान रहे थे। समुद्र के हजारों फीट नीचे इतिहास धीरे धीरे एक नए मोड़ की तरफ बढ़ रहा था।